ईरान, सऊदी, तुर्की, एक साथ आई तीन महाशक्तियाँ। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ, मिडिल ईस्ट के नक्शे पर कुछ ऐसा हो रहा है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए। ईरान की राजधानी तेहरान में एक ही दिन एक ही छत के नीचे तुर्की, सऊदी अरब और ईरान के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा। क्या ये सिर्फ एक मुलाकात थी या फिर इजराइल के खिलाफ कोई बहुत बड़ी घेराबंदी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दोस्ती की आड़ में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सऊदी प्रिंस एम्बियंस को पछाड़कर मुस्लिमों का खलीफा बनने की तैयारी कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी ग्रेट गेम को डिकोड करेंगे। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं तेहरान में मचे उस कूटनीतिक भूचाल की। हाल ही में तुर्की के विदेश मंत्री हकीम फिदान और सऊदी अरब के विदेश सचिव एक ही दिन तेहरान पहुंचे। टाइमिंग देखिए, ये सब तब हो रहा है जब इजराइल सीरिया और लेबनान पर अपने हमले तेज कर चुका है और इजरायली मीडिया लगातार ईरान पर किसी बड़े हमले का दावा भी कर रही है। ऐसे नाजुक वक्त में इन तीन देशों का एक टेबल पर आना सामान्य घटना तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मेहर न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने ईरान के साथ हुई बैठक में इजराइल की खुलकर निंदा की। तुर्की के विदेश मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हमारे बटे होने का सीधा फायदा इजराइल उठा रहा है। अगर हम एक हो जाएं तो इजराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा। यानी संदेश साफ है, एकजुटता। वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब के विदेश सचिव ने भी ईरानी अधिकारियों से मुलाकात की। खबर है कि सऊदी अरब अमेरिका और ईरान के बीच फंसी हुई परमाणु वार्ता को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये बहुत मुलाकात अहम हो गई। लेकिन रुकिए, यहाँ सवाल सिर्फ इजराइल से लड़ने का नहीं है। सवाल ये है कि ये तीन देश ईरान, तुर्की और सऊदी अरब इतने महत्वपूर्ण आखिर क्यों हैं? अगर आप गौर करें तो इजराइल के बाद यही वो तीन देश हैं जो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, मादा रखते हैं। पहला, सऊदी अरब, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील के बाद अपनी ताकत को एक नए लेवल पर ले जाने की कोशिश में जुटा है, अमेरिका से भी बात कर रहा है। दूसरा, तुर्की, जो नाटो का सदस्य है, यानी उसके पीछे 28 देशों का सुरक्षा कवच भी है। और तीसरा, ईरान, जिसके पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है और जिसे रूस, चीन का खुला समर्थन हासिल है। अगर ये तीनों सच में एक साथ आ गए तो मिडिल ईस्ट की पूरी बाजी पलट सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट है लीडरशिप की लड़ाई। इस मीटिंग के पीछे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। क्या एम्बियस को पछाड़कर मुस्लिमों का खलीफा बनना चाहते हैं एर्दोगन? साल 2002 में सत्ता में आने के बाद से एर्दोगन का गेम प्लान बिल्कुल साफ रहा है। तुर्की अब खुद को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तुर्की के पास दुनिया भर में 252 दूतावास हैं। अमेरिका और चीन के बाद तुर्की दुनिया में तीसरे नंबर पर है, जिसका इतना बड़ा डिप्लोमेटिक नेटवर्क है। एर्दोगन अब पुराने सेकुलर तुर्की के इतिहास को खारिज कर रहे हैं और ऑटोमन एम्पायर यानी उस दौर के प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जब तुर्की दुनिया पर राज किया करता था। वो इत्तिहाद इस्लाम यानी इस्लामिक एकता की बात कर रहे हैं और ये दलील दे रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया एक देश की तरह है और उसका नेता तुर्की होना चाहिए। तुर्की की नज़र अब सऊदी अरब के प्रभाव को कम करने पर भी हो सकती है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में भी तुर्की ने सऊदी अरब को चुनौती दी थी। एर्दोगन पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाने की भी कोशिश में जुटा था। इतना ही नहीं, तुर्की का धार्मिक संस्थान दियानेत अब देश की विदेश नीति चला रहा है। इसका बजट $3 अरब के पार जा चुका है। ये संस्था सुन्नी इस्लाम की उस परंपरा को बढ़ावा दे रही है जो सऊदी अरब के सलाफी इस्लाम को काउंटर करती है। एर्दोगन फिलिस्तीन और इस्लामोफोबिया के मुद्दे को जोर शोर से उठाकर दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में जगह बना रहे हैं, जो सीधे तौर पर सऊदी अरब की बादशाहत के लिए खतरा हो सकती है। तो निष्कर्ष क्या है? एक तरफ इजराइल का डर इन तीनों देशों को पास ला रहा है, तो दूसरी तरफ खलीफा बनने की रेस इनके बीच एक नई दुश्मनी का बीज भी बो सकती है। क्या तुर्की और सऊदी की ये दोस्ती टिक पाएगी लंबी?
या फिर एर्दोगन की महत्वाकांक्षा मिडिल ईस्ट में एक नया घमासान शुरू कर देगी, एक नया मोड़ ले आएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एर्दोगन इस्लामिक दुनिया के नेता बन पाएंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। आपकी नज़र में सबसे पावरफुल इन तीनों में से कौन है? कमेंट कीजिएगा।